नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की छठवीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात की जाए इन नदियों की लंबाई की, तो याद रखिएगा कावेरी नदी की कुल लंबाई है 805 किलोमीटर, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी भारत में कुल 2510 किलोमीटर प्रवाह करती है। और अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 916 किलोमीटर प्रवाह करती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फिर अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो याद रखिएगा गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर बनती है। सबसे पहले है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। और ये दोनों नदियां आके देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और गंगा नदी कहलाती है देवप्रयाग। फिर अगर बात की जाए गंगा नदी के उद्गम की, तो याद रखिएगा गंगा नदी मुख्य रूप से भागीरथी नदी है और देवप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर भागीरथी नदी का उद्गम की बात की जाए, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और जो मुख्य रूप से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। तो याद रखिएगा गंगा नदी बनती है भागीरथी एवं अलकनंदा दो नदियों को मिलाकर और इनका संगम होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर। और अगर भागीरथी नदी का उद्गम देखा जाए, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो कि गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। इन फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलके, या नर्मदा एवं ताप्ती। तो याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा, सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी मुहाना माना जाता है सुंदरबन डेल्टा और यह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में मिलती है। इसके अलावा याद रखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जमुना। गंगा को पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। और इसके अलावा याद रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के बाद भारत में कहां से एंटर करती है या भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत में बहती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में एंटर करती है, जहां वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और फिर वह बांग्लादेश जाती है, जहां वह जमुना के नाम से जानी जाती है। और फिर जमुना और पद्मा मिलकर मेघना नदी बनती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत की उत्तर दिशा में आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अब अगर बात हिमालय पर्वत की जाए, तो याद रखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई अगर बात की जाए 8,848.86 किलोमीटर मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कई जगह आपको 8,800
49 देखने को भी मिल सकता है। बाकी एग्जैक्ट की बात की जाए तो 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है केटू, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,611 मीटर। तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,586, या आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं 85-86 मीटर। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल एवं तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि भारत की ऊंची चोटी के अंतर्गत नहीं आती। फिर बात की जाए केटू, जो कि पीओके में स्थित है और यह पाकिस्तान और चाइना के अधिग्रहण वाला क्षेत्र है, तो केटू भी भारत की ऊंची चोटी नहीं मानी जाती। तीसरा है सिक्किम में मौजूद कंचनजंगा, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। इसके अलावा याद रखिएगा दुनिया की भी पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है केटू, तीसरी है कंचनजंगा। तो भारत की पहली एवं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इतने पॉइंट को याद रखिएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत को ही दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि दिल्ली की पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला को। और इसके अलावा भारत की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, जिसका विस्तार लगभग 80% भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद है। इसके अलावा यह दिल्ली हरियाणा राज्यों में भी विस्तृत है और साथ ही पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है अरावली का। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो याद रखिएगा गुरु शिखर चोटी, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इतने पॉइंट भी याद रखिएगा अरावली के बारे में। फिर बात की जाए नीलगिरी की, तो याद रखिएगा नीलगिरी मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का वह वाला हिस्सा है जो तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा है, याद रखिएगा। फिर मैकाल पर्वत की अगर बात की जाए या मैकाल पर्वत श्रृंखला की बात की जाए, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, तो इसे भी याद रखिएगा। मैकाल है एमपीसीजी में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो इसका सही जवाब होगा हिमालय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्मी द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो याद रखिएगा प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत है जम्मू द्वीप का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपने कई जगह सुना होगा जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, तो यह वही जम्मू द्वीप का हिस्सा है भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो याद रखिएगा इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, यानी कि आप याद रख सकते हैं 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? पूछा गया है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो याद रखिएगा अगर बात उत्तर से दक्षिण की जाए तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर बात की जाती है पूर्व से पश्चिम की, तो भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो इसे भी याद रखिएगा।
उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर? तो याद रखिएगा भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य की है, तो याद रखिएगा गुजरात की। और इसका याद रखने का तरीका भी सीधा है, टोटल है 6100 किलोमीटर और अकेले गुजरात की है 1600। इसको आप पलट दीजिए तो 1600 किलोमीटर सिर्फ गुजरात की तटरेखा है, जो कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। और अगर सबसे छोटी पूछी जाती है तो याद रखिएगा गोवा की, जो लगभग 100 से 150 किलोमीटर के लगभग है या अप्रोक्स है। कई जगह आपको मिलता है देखने को 106 किलोमीटर या 130 किलोमीटर, तो यह लगभग 100 से 150 किलोमीटर है एग्जैक्ट। बाकी आपको ऑप्शन में 131 देखने को मिलेगा, जो कि इसका सही जवाब है, लेकिन एग्जैक्ट की अगर बात की जाए तो 131 है और अप्रोक्स की बात की जाए तो 100 से 150, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? यानी कि भारत अपनी सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन में दिया गया है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, अगर सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो याद रखिएगा 4097 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, और इसे ही रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत बांग्लादेश एवं भारत पाकिस्तान दो इंटरनेशनल बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात की जाए तो भारत लगभग 3310 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अपनी पाकिस्तान के साथ साझा करता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि भारत नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिएगा कुल 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और अगर इनके नाम की बात की जाए तो सबसे पहले तो याद रखिएगा उत्तराखंड, फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और इसके अलावा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इन 5 स्टेट के भी नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम, 5 राज्य। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 1850 किलोमीटर भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। फिर अगर बात करी जाए चीन की, भारत चीन बॉर्डर की, तो भारत चीन के साथ 4057 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और भारत चीन बॉर्डर को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आप चाहें तो इन सब पॉइंट को नोट भी करते चलिएगा। मैंने कई बुक्स के बाद भी गूगल और विकीपीडिया से इनको कंफर्म किया है, तब जाके आपको एग्जैक्ट फिगर बताया है, क्योंकि कई जगह आपको करेक्शन देखने को मिलता है। कई बुक में आपको मिलेगा चीन की सीमा 4050 किलोमीटर दिया है, कई जगह दिया है 4060 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट है 4057 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय रेखा तो आप सभी जानते हैं, भारत चीन रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन है हेरोडोट्स, इनैक्जीमेंडर, इरेक्टोस्थनीज और हेकेटियस। तो याद रखिएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक माना जाता है हेकेटियस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा। बाकी अपनी हिस्ट्री वाली क्लास में इस पर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? यानी कि भूगोल को अलग सब्जेक्ट किसने डिसाइड किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा इरेक्टोस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हेकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है और हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा। और इरेक्टोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखिएगा जियोग्राफी नहीं है, जियोग्राफी का है। और इसका सही जवाब भी होगा इरेक्टोस्थनीज, जिन्होंने भूगोल शब्द के लिए सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और फिर समय के साथ भारत आते आते जियोग्राफी का जियोग्राफी हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, इरेक्टोस्थनीज। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी कि ज्योग्राफी के शब्द के आधार पर भूगोल की परिभाषा पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। फिर है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। और फिर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जियोग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा होती है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसका कथन है? काफी महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा, पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है टॉमली, कांट, वारेनियस या टेलर। तो याद रखिएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र में मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है, यह कथन है वारेनियस का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आरआरबी 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न, याद रखिएगा, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। दोस्तों, सोलर सिस्टम से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, याद रखिएगा। और सोलर सिस्टम की लगभग 5 क्लासेस में टॉपिक वाइज पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन सोलर सिस्टम की क्लासेस को भी देखिएगा, ज्योग्राफी के अंतर्गत अपलोड की है मैंने। और सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गैलीलियो ने दूरबीन की थी, आप सभी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो याद रखिएगा, ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह करता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति, मरकरी, सैटर्न, मार्स और जुपिटर। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा बुध, यानी कि मरकरी सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से करता है, यानी कि परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी बुध ही है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट। तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं। और मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है सूर्य में, याद रखिएगा। और इन्हीं के संलयन से सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस की अगर बात की जाए, तो अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 73.4% हाइड्रोजन पाया जाता है और 24 यानी 24.86% हीलियम पाया जाता है। और इसके अलावा 2% बचा हुआ अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये तो हो गई एग्जैक्ट फिगर की बात। और अगर इस प्रश्न के आंसर की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। और अगर इसी तरह पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाता तो 25% पाई जाती हीलियम, क्योंकि एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। 71% याद रखिएगा हाइड्रोजन और 25% हीलियम, और बाकी बचा हुआ अन्य तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद भी रखिएगा 73.4% पाई जाती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है?
और इसी को ही शाम का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है या शाम का तारा। फिर प्रश्न आता है बलय यानी कि रिंग किस ग्रह में मौजूद है। तो याद रखिएगा शनि यानी कि सैटर्न में कुल 7 बलय स्थित हैं। 7 बलय यानी कि 7 रिंग मौजूद हैं। फिर प्रश्न आता है टाइटन किसके उपग्रह का नाम है। तो याद रखिएगा टाइटन शनि ग्रह के ही उपग्रह का नाम है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और शनि बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की 6वीं क्लास, जिसमें आज हमने ज्योग्राफी से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।